शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन और गतिविधियों को बढ़ावा देता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हम सभी 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। हमारे आज के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर प्रशांत नवल सर। मैं उनका कुछ आप सभी को परिचय देना चाहूँगी। डॉक्टर प्रशांत एक डॉक हम सभी डॉक्टर प्रशांत नवल का स्वागत करते हैं। वे मर्चेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरात में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और होम्योपैथी में विशेषज्ञ हैं। उनके पास 6 वर्षों का से भी अधिक का शिक्षण अनुभव है और 7 वर्षों से अधिक का नैदानिक अनुभव भी रह चुका है। हम सभी आपका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। Shall we start now? यस सर। Okay. So सभी को सबसे पहले तो नमस्कार। आज इस अपॉर्चुनिटी के लिए आई एम हार्टली थैंकफुल टू दी IFHP एंड टुडे माय टॉपिक इज होम्योपैथी, कुछ कहानी कुछ किस्से। यूजुअली मैं इस प्लेटफॉर्म पे कई बार काफी लेक्चर्स में जुड़ा हूँ, तो मैंने देखा है कि काफी सीनियर प्रैक्टिशनर्स ने काफी होम्योपैथी के गुर सिखाए, काफी चीजें सिखाई है। बट मैं जो था, मैं अपनी जर्नी हमेशा से एज अ होम्योपैथ जो रही है उसको कैसे समझा है, कैसे बढ़ा है, तो उस चीज को लेके आना चाहता था। तो क्यों हम लोग होम्योपैथी के बारे में ये सब चीजें सीखना चाहेंगे? तो अगर आप जानते हैं कि आप कहाँ से शुरू कर चुके हैं और आप कैसे कैसे आगे बढ़े हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल का रहता है। तो ये जो कोट था कि अ पीपल विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्री, ओरिजिन एंड कल्चर इज लाइक अ ट्री विदाउट रूट्स। सो जो स्ट्रेंथ है, जो ओवरऑल ऑडेसिटी डेवलप होता है सब्जेक्ट को लेके, वो शुरू होता है अगर आप हिस्ट्री को पहचानते हैं। तो वहीं से शुरू किया। अब होम्योपैथी की अगर बात हो रही है, तो हमारे जो मास्टर है, मास्टर हनीमैन, उनकी लाइफ में होम्योपैथी एक पोर्शन है। तो सबसे पहले मैं मास्टर से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि किस्से, कहानियां, इतिहास जो भी है वो सब मास्टर के आने के बाद होम्योपैथी शुरू हुई है। तो हम मास्टर से ये कहानियां, किस्से, बातें शुरू करेंगे और धीरे धीरे फिर इसके साथ हम अपने नॉलेज को भी एनरिच करते जाएंगे। तो फुल स्क्रीन। तो सबसे पहला कि जो हम लोग रूटीनली अपनी एकेडमिक लाइफ में सीखते आए हैं, तो हमने क्या सीखा है कि हनीमैन सर का बर्थ हुआ 1755 में। पुअर पेरेंट्स थे, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल था और बेसिक एजुकेशन के इशू हुए थे। फिर ड्रॉप आउट भी हुए 2-3 बार। 70-75 में उन्होंने हायर फॉर्मल सेकेंडरी एजुकेशन लिया। 79 में MD की डिग्री ली एर्लेंजन से, वो भी किस में, तो स्पाज्मोडिक अफेक्शन वाला टॉपिक था। 83 में मास्टर की शादी हो गई, 86 में प्रैक्टिस छोड़ दी, 90 में क्यूलन मटेरिया मेडिका के ऊपर उन्होंने काम किया। 1796 में एक ऐसे उन्होंने डिक्लेयर किया कि न्यू प्रिंसिपल ऑफ एसरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर वाला। फिर 1799 में उन्होंने एक बहुत बड़ा एपिडेमिक हैंडल कर लिया। 1805 में उन्होंने पहली प्री ऑर्गेनॉन फिलोसॉफिकल कंसेप्ट दिया, जो कि फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ में था। 1810 में फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन आया, जो फिर 19, 24, 29, 33 और एक पोस्ट्यूमस उनका 1921 में। हम लोग अनलकी थे, अदरवाइज वो 1842 में भी आ जाता, तो वो दिया। 1811 से 21 के बीच में उन्होंने मटेरिया मेडिका प्यूरा के ये 10 साल उन्होंने दिए अपनी प्रूविंग के। क्रॉनिक डिसीज दिया उन्होंने 1828 में। 1834 में पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने सेकंड मैरिज किए मैडम मेलेनी से। उसके बाद पेरिस शिफ्ट हो गए, वहां पे प्रैक्टिस किया और डेथ हो गई। ये सिंपल है, ये बायोग्राफी आप में हर कोई जानता है। सवाल क्या था, हमने इसमें कभी कोई सवाल पूछा? क्या ये सिर्फ किताब में लिखी हुई तारीखें थी, जैसे कि मटेरिया मेडिका प्यूरा, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन, फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ? तो ये सब क्या था? हमने सिर्फ पढ़ लिया, रट लिया, एग्जाम में लिख लिया, निकल गए? उसी की वजह से हम लोग मजाक में एक चीज हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपको पता दुनिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सी है? कोई कहता है कि कैट की एग्जाम, कोई बोलता है आईएएस की एग्जाम, यूपीएससी। नो, दुनिया में सबसे टफेस्ट एग्जाम कोई है तो वो है होम्योपैथी की। क्योंकि किसी भी ब्रांच में कोई जा रहा है, वो बाहर निकलने के बाद क्या करता है? वही प्रैक्टिस। यूपीएससी में भी बैठ रहे हैं तो 2, 3, 5% रिजल्ट ला रहे हैं। आज भी
कई कॉलेजेस में से कई स्टूडेंट 100 की बैच में से एक होम्योपैथ ढूंढना मुश्किल हो जाता है। क्यों? रूट से जुड़ नहीं पा रहे। मेरा ही एग्जांपल दूं, 2010 में पास आउट हो, इंटर्नशिप पूरा हो गया था, मिडिल क्लास फैमिली, कैलकेरिया सिलिकाटा वाला स्टेट, पैसा चाहिए, घर को संभालना है, आईसीयू ज्वाइन कर लिया, होम्योपैथी से टोटली डिस्कनेक्टेड। 4 साल तक एक्सट्रीम वर्क देखा है इंटेंसिव केयर का, ओपन हार्ट सर्जरीज देखी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, टर्सरी सेंटर सेंटर पूरा देखा, आईसीयू रन करके देखा। अटैचमेंट क्यों नहीं हो पाया? 4 साल बाद वो एकदम से कहीं ना कहीं था कि यार क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों दूसरे में काम कर रहे हैं, क्यों इस तरह से हो रहा है। बाद में जाके जब सवाल उठे खुद पे, 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद, कि क्यों वापिस आना है, तब जाके चीजें समझ में आई। फिर पीजी में एग्जाम एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद जर्नी शुरू हुई। तो हम लोगों ने हमेशा हनीमैन सर को जो देखा है वो इस तरह से देखा है कि ही वॉज अ मैन और अ डॉक्टर हु वॉज नॉट हैप्पी विथ मेडिकल सिस्टम। उस टाइम का जो सिस्टम था उससे खुश नहीं थे। एक्सीडेंटली उनको लॉ ऑफ सिमिलिया मिल गया। ये वही कहानी है जो हमने न्यूटन में भी पढ़ी है, कि भाई न्यूटन एक दिन बगीचे में बैठे थे और उनपे एप्पल गिरा और उनको ग्रेविटी के बारे में ख्याल आ गया। भाई एप्पल गिरना, ग्रेविटी के बारे में ख्याल आना, इसके बीच में कोई घटना ही नहीं हुई थी। फिर हम लोग पढ़ते कि हनीमैन तो लाइफ टाइम बहुत पुअर रहे। हनीमैन की पूरी लाइफ लड़ाई झगड़े में गई, कभी एंटी ऑर्गेनॉन, कभी आबरा का डाबरा डील करना, कभी किसी का आर्टिकल का जवाब देना। 2 बीवियां, 11 बच्चे, 12 सेंटर, 14 से ज्यादा है वैसे तो, 12-13 सेंटर, इससे आगे हनीमैन थे ही नहीं। उनका इतिहास इतने में ही सिमट के रह गया। क्यों? क्योंकि उतने को ही हम लोगों ने कर दिया। हम लोग उसको सिर्फ एकेडमिक वर्जन देखते रहे और उसकी वजह से अटैचमेंट नहीं आया। पर हकीकत में यह है क्या? आप मुझे बताइए, काफी यहाँ पे वेल नोन टीचर्स हैं, हम सब देख रहे हैं, मैं भी टीचिंग में 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट भी रहा हूँ। ऐसा क्या है होम्योपैथी के बारे में जो हम प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं और हमको इंस्पायर करता है? आई एम नॉट सेइंग कि इंस्पायर नहीं हो रहे लोग। क्या है जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? हम सबने स्ट्रगल की है, हम सब पायोनियर मान रहे हैं हनीमैन सर, पर जो कहानी हमको सुनाई जाती है, क्या वो इतनी अट्रैक्टिव है कि 100 के 100 बच्चे होम्योपैथी में जाए? देर आर फ्यू लकी इंस्टीट्यूट कि जहां पे 100 की बैच में 100 बच्चे सोचते हैं कि नहीं होम्योपैथी करना है, एंड देर आर सम मिसफॉर्च्यून इंस्टीट्यूट और अनलकी इंस्टीट्यूट जहां पे 100 में एक बच्चा खड़ा करना मुश्किल हो रहा है। उनका फोकस क्या है? जनरल प्रैक्टिस करना। और मैं जिस रीजन से आता हूं वहां तो ये कॉमन एपिडेमिक है कि 100 में से 5 होम्योपैथ ढूंढने मुश्किल है, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ देम। तो पूरी जो गेम है, किसी भी उम्र में किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को, आप कोई एफर्ट डाल रहे हो तो उसकी सबसे बड़ी शर्त क्या होगी? मैं एफर्ट डालू, मुझे क्या मिलेगा? दैट इज कॉल्ड वॉर ऑफ रिवॉर्ड। मुझे क्या मिलेगा, इसका एंड रिजल्ट क्या है, ऐसा तो क्या इसमें एनकरेजिंग है जो मैं घुसूं? ये जो है ना, ये एकेडमिक्स की वो क्वेरीज थी जो मेरी है। आई एम नॉट सेइंग कि ये जनरल जर्नी है या नहीं है, मेरी यही जर्नी थी। मेरा खुद से सवाल था कि क्या मैं प्रॉपर ट्रेन हुआ हूँ, क्या मुझे होम्योपैथी समझ में आई है, बाहर निकलने के बाद मेरा क्या होगा? तो ये जो थी, ये ऐसी जर्नी है जो काफी लोग निकलते हैं। जिनको अच्छे गुरु मिल गए वो तर गए, जिनको नहीं मिले वो इन सवालों के घेरे में फिर मिसगाइड हो जाते हैं। तो ये जो कहानियां है, ये ऐसी है जो सबने सुनी है, पर जिसके बारे में ये कहानियां हैं उसके बारे में हमको पूरा पता है कि नहीं। तो उससे शुरू करते हैं। मास्टर सैमुअल हनीमैन, प्यार से मास्टर, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बुलाते हैं उनको। हम उनको लाइफ के कंटेक्स्ट में क्यों देखेंगे? मैंने 2014 में सोच लिया यार फ्रस्ट्रेशन है, मोनोटोनस लाइफ है, मजा नहीं आ रहा है, रात भर मेहनत मैं कर रहा हूँ एलोपैथी में, पर मेरा कहीं नाम ही नहीं है। पेशेंट रात भर जाग के मैं बचा रहा हूँ, पर वो सुबह धन्यवाद तो उस डॉक्टर को जाके करेगा कि जिसके नाम पे वो एडमिटेड है। तो मेरा एग्जिस्टेंस क्या, अस्तित्व क्या है मेरा? वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। 4 साल की गैप के बाद आप जब फिर से एकेडमिक्स में जाते हो, इट इज चैलेंजिंग, इट इज चैलेंजिंग। और मेरा वही सवाल था, कनेक्ट कैसे करूं, शुरू कहां से करूं? उसमें बहुत सारे टॉपिक्स, जो लोग अच्छे से इसको समझ चुके हैं वो बोल रहे हैं, तो उनका लेवल मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो कंसेप्ट ऑफ हॉलिस्टिक एंड होलिस्टिक दोनों का इश्यू आ गया। हॉलिस्टिक का मतलब है कि मुझे सब समझना है, और हॉलिस्टिक मतलब मुझे रिलीजियसली समझना है, एकदम हॉली फीलिंग के साथ समझना है। तब हनीमैन सर के फादर ने उनको जो सिखाया था, जो किसी वक्त पे मेरे यूजी के टीचर ने सिखाया था, और जो मैं खुद कहीं सीखा था अपनी लाइफ में, वो तीनों चीजें मेरे काम आई। पहली, डिग डीपर।
जो है उसको स्क्रूटिनाइज करो, उसको तोड़ के समझो, कोई बड़ी चीज समझ में नहीं आ रही उसको फ्रेगमेंट में समझने की कोशिश करो। तो वो शुरू किया। दूसरा, एक दोस्त से बात हुई, एक रिलीजियस डिवोटी से बात हुई। तो उनसे बात करते करते उन्होंने मुझे एक दिन एक सवाल पूछा कि श्रीमद् भगवत गीता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो 18 अध्याय है, कभी मैं ये अध्याय बोला, वो बोला, श्लोक बोला, ये बोला। एंड ऑफ द डिस्कशन उन्होंने बोला कि श्रीमद् भगवत गीता में सबसे इंपॉर्टेंट है स्वयं श्री कृष्ण, क्योंकि गीता उनके मुख से निकली हुई वाणी मात्र है, उनकी लाइफ के कुछ फ्रेगमेंट है। तो अगर आप गीता को पढ़ के ये सोच रहे हैं कि लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छा गाइडेंस है, तो अगर आप कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं तो वो आपको कहाँ ले जाएगा। और वही चीज मैंने अप्लाई की अपने पीजी के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट मंथ में, कि हाँ मुझे होम्योपैथी सीखना है, अच्छे से सीखना है। बट उससे पहले मुझे ये समझना है कि जिसने होम्योपैथी शुरू किया वो कौन था, किस कंडीशन में शुरू किया। विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू मास्टर, आई स्टार्टेड विद अ क्वेरी, क्यों, वाई, क्यों करना है। वहां से कहानी शुरू की और वहीं से शुरू किया, और इनिशियल पूरा टाइम हनीमैन सर को दिया। और वो देने के बाद सिचुएशन ये आई कि मैंने जब उनको शुरुआत में पढ़ा तो मुझे सिर्फ उनके होम्योपैथी के बारे में पता था। फिर जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तो मुझे पता चला कि इन सारी ब्रांचेस में, आप सोचिए, ये मैंने कम लिखी है, मोर देन 78 ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस एंड मॉडर्न कंडीशंस, जिसमें मास्टर का नाम है। बॉटनी, साइकोलॉजी, साइकाइट्री, बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एथिकल साइंस जो अब लोग पढ़ाते हैं, ड्रग प्रूविंग, फार्मास्यूटिकल बिजनेस, हाउ ही वाज सो वंडरफुल इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस, बायोफिजिक्स, अब लोग उस कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं, इस बायोफिजिक्स को अब सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथ्स अब डेवलप कर रहे हैं। मास्टर ने उस टाइम पे डेवलप कर दिया था। केमिस्ट्री उनका ससुराल है, मास्टर थे। प्रिवेंटिव मेडिसिन, हाइजीन, वैक्सीनेशन का पहला कंसेप्ट, लिंग्विस्टिक, ही वॉज मास्टर ऑफ 8 लैंग्वेजेस। बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करना है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज है उनके बिजनेस मैनेजमेंट की। नैनो टेक्नोलॉजी का पहला कंसेप्ट, अगर आप ध्यान से 6th एडिशन के एफोरिज्म 270 को पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ जगह उन्होंने साइफर शब्द का उपयोग किया है, खास उसको सर्च करिएगा। एक जगह साइफर शब्द उन्होंने लिखा है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इनोलॉजी, अल्कोहल प्योरिटी, अभी कुछ सालों पहले तक मास्टर ने जो बताया है उस तरह से अल्कोहल प्योरिटी टेस्ट हुआ करते थे। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, नेपोलियन बोनापार्ट, उसके हेयर्स में से जो आर्सेनिक के बारे में सोचा गया है वो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, उसके पायोनियर है वो। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, नॉन मायास्मेटिक डिसीजेस, कॉजा ओकेजनलिस के कंसेप्ट, फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन, एफोरिज्म 105 टू 105 टू 145 के बीच वाले, इन सब में वो थे। ऑक्यूपेशन, मेटलर्जी, मर्क्यूरी सर्विलिस हनीमान इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। फॉरेंसिक मेडिसिन, रिसर्च वर्क, 30 मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। हम सिर्फ इस पे बात करें ना तो 2-3 घंटे इसी में निकल जाएंगे, एक एक टॉपिक को अगर पकड़ेंगे तो 150-200 मिनट चाहिए। ये जो है मेडिकल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किसको बोलते हैं, उसमें रेसिडेंसी जो होती है वो पहली बार किसी ने शुरू की तो मास्टर ने की। विलियम ऑसलर ने एक्सेप्ट किया ये 1899 में। विलियम ऑसलर जिसको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं उसने। इन लोगों को जैसे जैसे मैं मास्टर को पढ़ता गया, उसके रेफरेंस पढ़ता गया, पैरेलल जो चीजें बनती गई, उससे मुझे एक बात समझ में आई। जब मास्टर हनीमैन होम्योपैथी पे काम कर रहे थे तब दुनिया रुकी हुई नहीं थी, दुनिया साथ में चल रही थी। मास्टर ने कहीं से कंसेप्ट लिए हैं, कहीं कंसेप्ट दिए हैं। जो हम डिसीज क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं, तो क्यूवियर ने जब जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया, उसी से इंस्पायर होके कहीं ना कहीं मास्टर ने उसको मैच किया है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड। मास्टर ने भी ट्रेंड्स को काफी जगह फॉलो किया है। तो वो जो कहानियां थी वो मेरे दिमाग में रह गई। और जिसे मैंने डॉक्टर सैमुअल हनीमैन से शुरू किया, उसके लिए फिर मुझे उनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं रही, एक ही शब्द में वो आ जाने लगे, मास्टर। तो आज का जो पहला पार्ट है उसमें हम हो सके तो मास्टर की जो जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, लाइफ में काफी चीजें जो आपने अपने प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ी है, सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ी, मास्टर का उस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। आप चार्ल्स डार्विन के बारे में बात करते हैं, आप थियरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, अगर मास्टर ने होम्योपैथी नहीं ढूंढी होती ना, थियरी ऑफ एवोल्यूशन एग्जिस्टेंस में नहीं होती। क्योंकि जब थियरी ऑफ एवोल्यूशन की बुक लिखी चार्ल्स डार्विन ने, आई विल ट्राई टू कंसिडर इट इन सेकंड पार्ट, उसके 10 साल पहले ही चार्ल्स डार्विन मर गए होते अगर होम्योपैथी ना होती। और ये ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ऐसा नहीं कि रैंडम है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। डिप्थेरिया का टॉक्सिन ना बना होता,
स्टुअर्ट क्लोज की बुक में क्लियर मेंशन है, जिसको डिप्थेरिया टॉक्सिन के लिए नोबेल प्राइज मिला, उसने क्लियर बोला अगर मास्टर हनीमैन ना होते तो ये रिसर्च वर्क कभी पूरा नहीं होता और दुनिया कभी डिप्थेरिया मुक्त नहीं होती। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं, ये बैकबोन है, ये कॉन्फिडेंस है, ये बताती है कि आप कौन है। और ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ वर्थ है, सेल्फ वैल्यू है ना, ये आपको फिर होम्योपैथी से कहीं डिगने नहीं देती। आपके इनिशियल ईयर्स जो होते हैं एज अ स्टूडेंट, जहां पे लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है, वहां मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप मास्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं, ये कहानियां, किस्से, जो हमारा इतिहास, हमारी पौराणिक कथाएं, जो पंचतंत्र है, जातक कथाएं हैं, उसमें यही तो है, कहानियों से ही तो नॉलेज दिया गया। और मैं स्टूडेंट रहा हूँ ऑर्गेनॉन का, तो मुझे एक बात समझ में आई, मुझे मेरे स्टूडेंट भी मुझे स्टोरी टेलर टीचर बोलते हैं, मतलब कहानियों वाला टीचर हूं मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। हर चीज कहानी से जोड़ते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, एक्सपीरियंस से निकलती है, और रिकॉर्डेड विथ रेफरेंस, मास्टर से सीखा हूं। कुछ बोल रहे हो ना, पेज नंबर तक, रैंडम नहीं बोलना है। मैं बोला हूँ चार्ल्स डार्विन होम्योपैथी, गूगल करिए, खोलिए, आई हैव द होल डेटा ऑफ इट, विद द नेम, विद द ईयर, विद द मेडिकेशन, किसने कहा क्या किया है। तो लेट अस स्टार्ट विद सम फैक्ट्स एंड हिस्ट्रीज। सो स्ट्रगलिंग फॉर द मनी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मास्टर गरीब थे, बहुत पुअर थे, भाई, आधी कहानी है। होता है कोई भी आदमी जिसको हम आज बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें जाएगा, थोड़ा बहुत तो कुछ स्ट्रगल आएगा ना, भगवान भी इजीली किसी को कुछ नहीं देता है। तो यूरोप में डॉक्टर क्वेरिन वाज लाइक टॉप मोस्ट फिजिशियन ऑफ हिज टाइम, और मास्टर उसके फेवरेट थे, उसके घर में रह के उन्होंने प्रैक्टिस की है एमडी में, वहां से सीखे। क्वेरिन की स्टेटमेंट्स हैं कि मेरे बाद सैमुअल देख सकता है, मतलब वो यूरोप के टॉप मोस्ट फिजिशियन में, अवेटेड लिस्ट में, वो आदमी गरीब कैसे हो सकता है। तो कुछ तो हुआ है। आज के जमाने में कोई आदमी एमडी फिजिशियन है, 10 साल प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद होम्योपैथी में कन्वर्ट हो, वो पुअर नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे तो उससे अलग ही लेवल का चल रहा है। तो क्या हुआ है, कुछ तो हिस्ट्री में गड़बड़ हुई है, कहीं कुछ पकी पकाई हिस्ट्री हमको दे दी गई है, और वो बुमरैंग होके हम ही को मार रही है आज। ब्रैडफोर्ड की जो लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हनीमैन है, उसका पेज नंबर 382 खोलिए, और उसमें आप देखेंगे ना, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हनीमैन जब यूरोप में रह रहे थे, और खास करके पेरिस में, 80 साल की उम्र के बाद वो साल का 2 लाख फ्रैंक, वहां का जो करेंसी है 2 लाख फ्रैंक उस जमाने के, कमा रहे हैं। और उनका नेटवर्थ जो था ना डिमाइस के वक्त, कम से कम 4 मिलियन फ्रैंक, 40 लाख फ्रैंक। फ्रैंक को यूरो में कन्वर्ट कीजिए, आज की जीडीपी से वो जीडीपी 20 टाइम्स डिफरेंट है, और इंडियन रुपी में उसको कन्वर्ट करिए तो इंटू 90 करिए। 80 years old person is practicing that much money. How it could be a cheap and poor practice? How it could be a practice of a poor person? हमको ये सिखाया जाता है कि होम्योपैथी सस्ती दवाई है, गलत बात है। मास्टर वॉज वेरी फ्लेक्सिबल विथ हिज कंसल्टेशन। सो पहला मैं ये मानता हूं कि ये जो कहानी है ना गरीबी वाली, इसको हटा दो भाई। उस जमाने में उस आदमी ने साल के 5 लाख की एवरेज से कमाया है, मतलब 40,000 रुपया प्रति महीना उस जमाने में। और मैं उस करेंसी की बात कर रहा हूँ, उसको इंडियन रुपीज में तो कन्वर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, इट विल गो इन करोड़। पेज नंबर मैंने दिया हुआ है, उसमें आप चेक कर सकते हो। 2 लाख फ्रैंक नीचे का जो है वो ओवरऑल रॉबर्ट, मतलब स्टुटगर्ट म्यूजियम का जो डेटा है, एडलर एंड एडलर का डेटा है, उनकी करंट प्रैक्टिस है, उनके पेशेंट्स है, उसकी एवरेज निकाल के दिया है। पेज नंबर है रिचर्ड हेल के अंदर, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि दिस नेटवर्क ही वाज बिलोंगिंग टू। तो पहला मिथ डिबस्ट करेंगे कि ना तो ये गरीब प्रैक्टिस है, ना ये गरीबों की प्रैक्टिस है। ये इंटेलेक्चुअली, पर्सनली, मोरली, डिवोशनली हायर पीपल की प्रैक्टिस है, जिसमें कोई बार नहीं है। गरीब में गरीब आदमी से लेके अमीर में अमीर आदमी तक इसमें कमाता है और ठीक होता है। तो यहां से अगर शुरुआत की जाए तो क्या लगता है आपको, स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर सबका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब शुरू करते हैं। ये फोटोग्राफ आप में से काफी लोगों ने देखा होगा, मेरी क्लिनिक में भी आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, ये फोटोग्राफ लगा हुआ है। अब ये फोटोग्राफ हनीमैन सर का ओरिजिनल फोटोग्राफ है 1842 का। ये फोटोग्राफ लिया गया है टैगोरे, दुनिया के पहले कैमरा से। आप अगर डॉक्टर दीवान हरीशचंद की जो हनीमैन सर की उन्होंने जो लीगा अटेंड किया और वो जो पूरी जर्नी की है, उसमें फोटोग्राफ आपको इजीली अवेलेबल है। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये फोटोग्राफ ओरिजिनल कैमरा से उस जमाने का रेयर कलेक्शन है। 1841-42 की बात कर रहा हूं मैं। हनीमैन सर बैठे हैं, 2 घंटे प्रिपरेशन में लगे हैं,
हनीमैन सर के फेस पे वो चीज क्लियर दिख रही, ही वॉज नॉट दैट मच वेल, बट दिस इज ओरिजिनल फोटोग्राफ. नाउ टेल मी which poor physician can afford the luxury of a photograph from the first generation camera of the world? Nobody could. और ये नाम मैंने लिखा, यू कैन गूगल इट, दैट विल गिव यू हिंट. ये जो हनीमैन सर का जेस्चर है ना, दैट शोज हाउ ऑडेशियस. सल्फर की टाइप में थोड़ा सा बैठे हुए लगते हैं मुझे हमेशा, सल्फर सिट्स लाइक दिस, बट ऐसा कि कॉर्नर लिया है, दैट इज द थिंग. ही वाज वेल अवेयर ऑफ एंगल्स, बट ही वाज नॉट हेल्दी एट दैट टाइम, सो वो फेस में दिखता है. फिर ऐसा ही दूसरा एक फोटोग्राफ है उनका डेथ बेड का, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जल गया है, उसका ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल नहीं है, बट ये दुनिया के फर्स्ट कैमरा से खींचा हुआ फोटोग्राफ है, फर्स्ट जनरेशन कैमरा, सॉरी. तो ये है मेरे मास्टर. मेरा मास्टर गरीब नहीं है बॉस. मेरे मास्टर की कहानियां फेमस है प्रैक्टिस की. उनको मिलने आई हुई एक्ट्रेस अमेरिका से, उसने लिखा है कि लाइन लगी हुई थी. रिचर्ड हेल की बायोग्राफी वाले वर्जन में वॉल्यूम 2 में मोस्ट प्रोबेबली लिखा हुआ है कि लाइन लगी हुई थी, और लोगों की नहीं, घोड़ा गाड़ियों की मेंशन के बाहर. और 20-25 मिनट बाद घोड़ा गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही थी, इतना वेटिंग चल रहा था. हनीमैन सर का डेली ओपीडी 150-190 पीपल एवरी डे, उसमें 20% 30% वो एफओसी देख रहे थे, और वो उनके घर की चैरिटी नहीं थी. वो बोलते थे मैं पुअर को नहीं ले रहा हूं, पर बदले में जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उनको पे कर रहे हैं. मतलब कि एक पेशेंट 0 में देखा है, दूसरे को 1000 में देखा है, 500 का एवरेज अपने आप हो रहा है. दैट वाज द मेंटालिटी ऑफ दिस मैन. अब ये जो डेटा है जो मैंने अभी आपको बताया, हनीमैन की प्रैक्टिस क्या, हनीमैन का फोटो क्यों क्यों जानना है, क्या फर्क पड़ेगा? हनीमैन सर ने खुद ने वोकेशन और एवोकेशन के बारे में लिखा हुआ है. इफ यू गो थ्रू वेरी डीपली विथ हिज लिटरेचर, ये दोनों वर्ड आपको मिल जाएंगे, प्रीफेस एंड इंट्रोडक्शंस में मिलते हैं. एक काम जो आप पैसा कमाने के लिए करते हो, और एक काम जो आप मन की शांति के लिए करते हैं. हनीमैन सर ने बैलेंस्ड कंडीशन दिया है वोकेशन एवोकेशन के लिए, और इसीलिए फर्स्ट एडिशन के प्रीफेस में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया थ्राइस ब्लेस्ड. व्हाट इज दैट थ्राइस ब्लेस्ड? Number 3 is very beautiful in Organon. If you take care little bit, you will get this word thrice repeatedly in homeopathy. हरिंग सर ने कितने सिम्टम बोले हैं थ्री लेगेड स्टूल के लिए? 3. मयाजम कितने बेसिकली दिए गए? 3. बेसिक सब्जेक्ट्स कितने हैं? 3. ऑर्गेनन, मटेरिया, रेपर्टरी. पायोनियर कौन से 3 हैं जिन्होंने पूरा होम्योपैथी अपने कंधों पे ले रखा है? 3. तो ये जो है, ये वोकेशन एवोकेशन का डिफरेंस यंग एज में पता चलेगा. ये कहानियां ये किससे इंस्पायर करेगी? जो रॉबर्ट सर ने अपने फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि व्हाट होम्योपैथी ऑफर्स टू अ यंग पर्सन, वो पूरा आपको मिलेगा इसमें, हनीमैन सर की स्टोरीज में. उन्होंने क्या नहीं करना है लिखा है, पर क्या करना है, क्या मिलेगा, वो यहाँ रॉबर्ट सर ने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है. क्या नहीं करना है, क्यों करना है, वो यहाँ मिलेगा. आप सब फ्रॉम द चाइल्डहुड, मतलब कि अपना नहीं, पर होम्योपैथी में फ्रॉम द फर्स्ट ईयर हम मोनो मिनी सिमी ये पढ़ते आए. क्या लगता है आपको, ये रैंडमाइज बना हुआ सीक्वेंस है? इट इज नॉट अ रैंडमाइज सीक्वेंस. हनीमैन सर की प्रैक्टिस में जर्नी ही ऐसे रही है. व्हेन हनीमैन वाज एन एलोपैथिक और एक्लेक्टिक स्कूल और ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिशनर, उनकी लाइफ का फर्स्ट चेंज था, ही ट्राइड टू ट्रीट सिफिलिस पेशेंट विद सिंगल रेमेडी. दैट रेमेडी वाज मर्क्यूरी. He prepared it with the help of nitric acid and alumen. It is called mercury solubilis honeyman. सो सबसे पहला कंसेप्ट ही आया है मोनो, एक दवाई से ठीक करूंगा. तब होम्योपैथी कंसेप्ट में ही नहीं था. हनीमैन एलोपैथिक हार्डकोर एलोपैथिक प्रैक्टिशनर थे. फिर कंसेप्ट आया मिनिमम का. मर्क्यूरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस. मैं उससे, उस टाइम पे मर्क्यूरी का पेंटिंग होता था सिफिलिटिक अल्सर पे. उन्होंने सोचा एक ही मर्क्यूरी दे रहा हूं, और वो मैं दूंगा इस तरह से कि पेशेंट खा सके, मिनिमम डोज में ठीक हो जाए. क्योंकि मास्टर के वक्त प्रैक्टिस जो होती थी वो गैलेंस में होती थी, आउंस में प्रैक्टिस होती थी. 30 ml 50 ml 100 ml देना है, और 5 6 7 चीजें. आज भी प्रैक्टिस वैसे ही होती है. आज भी जब आप एलोपैथिक प्रैक्टिस देखोगे, 5 कंटेंट मिला के देते हैं. एक मेन रहता है और बाकी के सपोर्टिव और उसकी साइड इफेक्ट रोकने वाले. तो उन्होंने उसको मोनो में लाए, 5 से 1 में लाने की कोशिश करी, और उसको मिनिमम किया, और वो तो था मर्क्यूरी सोल्युबलस हनीमानी. That is the first remedy prepared by Honeyman, even before idea of homeopathy. हम बोलते लॉ ऑफ सिमिली आ गया, लॉ ऑफ सिमिली आ गया, ना भाई, जर्नी जो है वो मोनो से शुरू हुई है. और इसीलिए जब ये न्यूमेरिक बना 3 लॉ का,
तो मोनो पहले आया क्योंकि पहली दवाई पहले आई, फिर मिनी आया, और फिर जाके 1790 में सिमिलीमम आया। क्योंकि जो मर्क्यूरियस सॉल्युबल हनीमानी की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो 1780 से 80 टू 85 के बीच में, और ही वॉज फेमस एज अ डॉक्टर ऑफ सिफिलिस एट हिज टाइम। तो यहाँ पे वो हनीमैन की पुअर्टी वाला जो है ना, वो अपने आप ही डिबंक हो जाता है कि कोई डॉक्टर उस जमाने में, आज जो HIV का स्टेटस है, आज जो कैंसर का स्टेटस है डिसीज में, वो उस जमाने में सिफिलिस का स्टेटस था। और उस सिफिलिस को अगर कोई आदमी ठीक कर रहा है, तो उसका प्रैक्टिस कैसा रहा होगा, उसको लेके लोगों का कॉन्फिडेंस कैसा रहा होगा। तो ये जो है ना, ये आइडिया ऑफ सिंपल सिंगल मिनिमम रेमेडी वॉज प्रायर टू कंसेप्ट ऑफ सिमिलिमम। सो हमें जो कहानी सुनाई जाती है 1790 से, क्यूलन मटीरिया मेडिका से, नो बॉस, ये उससे पहले शुरू हो चुकी थी। इट वॉज नॉट लाइक अ रैंडम रीडिंग इन द क्यूलन मटीरिया मेडिका एक्सीडेंटली, नो, he was giving lots and lots of ideas before that. He was preparing for it. Rome cannot be built in a single night. Same happens with homeopathy. So it is a journey, और बहुत स्मार्टली अपनी हिस्ट्री में रखी गई है इन वर्ड्स के द्वारा। बट होता क्या है, nowadays we jump it out. So story of Mercurius solubulus Honeymanni creates the primitive idea of homeopathy, precursor of organon is friends of health. But what is precursor of homeopathy? This Mercurius solubulus Honeymanni is precursor of homeopathy. और केमिस्ट्री में आज भी ये कंटेंट इसी नाम से जाना जाता है। सो दैट इज लाइक इमॉर्टैलिटी ऑफ हनीमैन एक्सेप्ट होम्योपैथी। जब मैंने मर्क्यूरियस सॉल्युबल हनीमानी को पढ़ा, तो मुझे पता चला केमिस्ट्री वाले तो आज भी इसको इसी नाम से जानते हैं। अब मर्क सॉल, हम लोग भी मर्क सॉल बोलते, पूरा रेमेडी का नाम भी नहीं बोलते हैं, बट इट केम फ्रॉम देयर। हनीमैन का जो कंपेरिजन टू द ह्यूमैनिटी, और जो है ना प्राइमम नॉन नॉसेरे, फर्स्ट डू नॉट हार्म, जिसको लेके क्वेरी है कि हिपोक्रेटस बोले थे या इंग्लिश हिपोक्रेटस बोले थे, बट हनीमैन ने वो लिखा है। और सेम उन्होंने लिखा है अपने प्रीफेस के फर्स्ट एडिशन के प्रीफेस में, लास्ट पैराग्राफ, तीसरी चौथी लाइन है सारी, कि भाई ये जो है ना, ये एफर्ट वाले बच्चों के लिए, एफर्ट वाले। ऑर्गेनॉन की बुक बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए लिखी नहीं गई थी, वो लिखी गई थी डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेजेस में नहीं पढ़ाना था होम्योपैथी, डॉक्टर्स को कन्वर्ट करना था। उन्होंने लिखा है कि जो जिलस है, जो हार्डकोर है, वही ये कर पाएंगे। और इसीलिए गैलेट की पोएम के साथ उन्होंने प्रीफेस में वो पैराग्राफ भी डाला, अबाउट द ट्रूथ मस्ट गो थ्रू इट, इट विल गिव यू हिंट ऑफ दिस, it is related with it, there are lots of stories regarding each and every aphorism. So it is beginning of homeopathy prior to the concept of Cullen's materia medica. Now ये जो आया, ये कहां से आया, तो हेजलर, हनीमैन के ससुर है ये, जोहाना कुचलर के फादर हेजलर, ही वॉज केमिस्ट, वो केमिस्ट थे फेमस बिसाऊ में, और हनीमैन वहां यंग प्रैक्टिशनर के तौर पे गए थे, एंड ही वॉज नॉट हैप्पी विद द कंडीशंस। सो वो उनके पास जाके बैठते थे और उनसे सीखते थे केमिस्ट्री। एक टाइम ऐसा आया कि ही वॉज एबल टू फाइंड आउट द एरर्स, गलतियां निकालने लगे वो, कि यार यहाँ पे इसमें ये इस तरह से होना चाहिए, और वो फायदा था लिंग्विस्टिक का। सो नथिंग गोज इन वेन, आप जो सीखते हैं वो कभी फेल नहीं जाएगा। स्कूल में सीखी हुई 7 या 8 लैंग्वेज हो, फ्री टाइम में जाके प्रैक्टिशनर के पास, प्रैक्टिशनर का केमिस्ट के पास जाके बैठना हो, ये सारी चीजें कभी फेल नहीं जाएगी, ये सब चलेगी, अच्छे से काम आएगी। तो ये हैजलर जो है, इन्होंने पहले नॉलेज दिया, बाद में बेटी दी, हनीमैन सर को सेटल किया। अगर जोहाना नहीं होती ना, तो हनीमैन हनीमैन नहीं होते। आप सोचिए, वो जाके बोल देते कि अरे यार कल से प्रैक्टिस नहीं करना, और वो जिद लेके बैठ जाती कि नहीं घर चलाना है, तुमको सब देखना पड़ेगा, ये है वो है, कैसे करते हो। सो अ सक्सेसफुल मैन ऑलवेज हैविंग अ बैकिंग ऑफ अ गुड फीमेल और अ वाइफ। तो ये वाली जो स्टोरी है, ये यहाँ से शुरू होती है। अब एज अ स्टूडेंट हम सब जानते हैं कि मास्टर के फादर जो थे वो पोर्सलिन पेंटर थे, पैसों की किल्लत रहती थी, मास्टर मुल्लर ने पढ़ाया है, और सरनेम जो है ये मुल्लर, ये फिर इतिहास में अमर हो गया है। Our India is having a college on this name, na? Now, what is correlation between this surname? That is very beautiful. मास्टर मुल्लर ने पढ़ा है, फादर मुल्लर के नाम पे होम्योपैथिक कॉलेज है आज इंडिया में, यूरोप से इतना दूर। दिस इज इमॉर्टैलिटी ऑफ कर्मा। पर ये जो दूसरा नाम है प्रोफेसर पॉर्नर, हनीमैन, अब हम हनीमैन सर को मास्टर छोड़ देते हैं, कॉमन बच्चे की तरह उसको समझते हैं। एक बच्चा है, पापा के पास पैसे नहीं है, घर से थोड़ा बहुत पैसा देके भेज दिया, जा बेटा पढ़ ले। मेडिकल कॉलेज में आ गए। उस टाइम का मेडिकल कॉलेज जो था ना,
वो आज की तरह साल भर की फीस नहीं लेता था, वहां लेक्चर्स की फीस लगती थी। जो डॉक्टर पढ़ाने आते थे, जैसे हम आज सेमिनार पढ़ते हैं, तब लेक्चर सेमिनार वर्जन में होते थे। अब हनीमैन को स्कूल में मास्टर मुल्लर ने एनकरेज किया था लैंग्वेजेस के लिए। फर्स्ट ईयर का हनीमैन लेक्चर की फीस नहीं दे सकता। तब ये प्रोफेसर कॉर्नर उनको मिले, उन्होंने देखा इस बच्चे में कुछ है, पढ़ना चाहता है, मेहनत कर रहा है। उन्होंने क्या किया, उनको ट्यूशन दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेडिकल साइंस जो है वो ग्रीक, लेटिन, रोमन लैंग्वेज में, और हनीमैन का तीनों पे कमांड था। बिकॉज ही वॉज प्रोटेस्टेंट, तो उनका लेटिन पे भी काफी अच्छा कमांड रहा है। तो ये प्रोफेसर कॉर्नर जो है, इन्होंने उनको एक्सेस दिया कि आप एक काम करो, आप अपने सीनियर जूनियर्स को ग्रीक, लेटिन और रोमन लैंग्वेज, जो एब्रिवेशंस होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, तो वो पढ़ाओ, और उससे जो पैसा आएगा उससे आप टिकट खरीदो, मतलब लेक्चर का पास खरीदो। इतिहास में ये नाम ही सुनने को नहीं मिलता। मास्टर मुल्लर मिलते हैं, क्वारिन मिलते हैं, कॉर्नर गायब हो गए। सो ये मिसिंग लिंक है। स्कूल में किसी ने पढ़ाया, एमडी के वक्त किसी ने सपोर्ट किया, इन बिटवीन का क्या हुआ मास्टर। दूसरा, प्रोफेसर कॉर्नर ने उस उनको एक ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड जो डेवलप किया, उसका बेस्ट एग्जांपल है सबसे नीचे की लाइन। मास्टर वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे अपना एमडी करने का, और फाइनल ईयर के, जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई सेंड ऑफ बोल दो या विदाई बोल दो या कॉन्वोकेशन बोल दो, वो निपटा के जब वो हॉस्टल में वापिस आए, उन्होंने जो पैसा बचा के छुपा के रखा हुआ था अपने हॉस्टल रूम के लॉकर में, उनका ही कोई दोस्त चुरा के ले गया। इमेजिन क्या हालत रही होगी कि आपने इतनी मेहनत करके अपना अंडर ग्रेजुएट पूरा किया, पोस्ट ग्रेजुएट का पैसा इकट्ठा किया है, और लास्ट दिन आपकी सारी फीस कोई चुरा के ले गया। उन्होंने सिर्फ तीन ही शब्द बोले, रिपेंटेंस, डिमांड्स, फॉरगिवनेस। उन्होंने इमीडिएटली नेचर को देके और उस चीज को माफ कर दिया कि भाई उसने जो किया वो उसके कर्म है, वो देखेगा, मेरी तरफ से फॉरगिवनेस। और यही चीज आपको मिलेगी उनके वर्ड्स में, प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड, द गॉड ऑलमाइटी। So that shows his character developed as a student. Though he was a medico, he was strongly believer of a karma and having a hardcore religious belief of good and bad, of sin, curse, boons, everything he was belonging to. तो ये जो घटना है ना, यहाँ पता चलता है। उस टाइम तो वो मास्टर नहीं थे, एक मेडिकल स्टूडेंट था। आज मेरा पैसा कोई चुरा ले, आपका चुरा ले, हम रुक पाएंगे क्या? मुश्किल है। उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने प्रॉब्लम को नहीं, सॉल्यूशन को फोकस किया कि जो ले गया है उसका कुछ नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना है। और इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना, 1779 में उन्होंने एर्लेंजन से जो यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, सबसे चीपेस्ट अवेलेबल यूनिवर्सिटी थी उनके लिए वो मास्टर्स। उन्होंने शुरू वहां से नहीं किया था, शुरुआत में उनको सपोर्ट मिला, उन्होंने कहीं से शुरू किया। फिर जब पूरा करने की बात आई, तो डिसर्टेशन डिफेंड करने के लिए, थीसिस डिफेंड करने के लिए वो एर्लेंजन से उन्होंने डिफेंड किया है, क्योंकि सबसे सस्ती फीस वहां की थी। और ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर डॉक्टर क्वारिन, जैसे मैंने आपको बताया, यूरोप के फेमस डॉक्टर, हनीमैन सर के साथ उनका इतना अथाक प्रेम था ना, कि आप क्वारिन की हिस्ट्री खोल के देखेंगे ना, हिस्ट्री में से, तो आपको पता चलेगा कि वो आदमी कौन था। और वो बोल रहा है कि नहीं यार, सैमुअल देख लेगा। ही वॉज लिटरली इन दैट मोड, सैमुअल देख लेगा मेरे बाद। दैट वॉज द मोड। छोटे भाई की तरह उन्होंने रखा और तैयार किया। और हनीमैन सर के जो कंसेप्ट है उसको लेकर कई बार उनके साथ उनके डिस्कशंस है। हनीमैन सर ने खुद ने ग्रेटिट्यूड शो किया हुआ, ये रिपेंटेंस, डिमांड्स, फॉरगिवनेस भी हनीमैन सर के खुद के लेटर्स में से निकला हुआ स्टेटमेंट है, उनकी बायोग्राफी में मेंशन है, रिचर्ड हाइल वाली। और वारिन के बारे में भी वहां मिलेगा। फिर एक वर्ड है गैलर्ट। हम सब पढ़ते हैं, ट्रूथ वी मॉर्टल्स नीड अस ब्लेसमेंट की स्लाइटली कवर्ड ओवर बट डिड नॉट बरी डीप। क्यों? जर्मनी में उस वक्त रेनेसेंस, मतलब कि नवजागृति जैसा ही माहौल था। साइंस, लिटरेचर सब कई हद तक डेवलप हो रहा था। 17वीं 18वीं सदी की बात है। गैलेट ही क्यों चूज किया उन्होंने? क्योंकि गैलेट एक जमाने के उनके स्कूल के सीनियर हैं। दे बोथ वेर बिलोंगिंग टू द सेम हाई स्कूल, एंड दैट्स व्हाई दे हैड दैट फेम बेस ऑफ गैलेट। और उनको जब पहला एडिशन बाहर डालना था, तो सबसे बेस्ट उनको यही लगा कि ये जो स्टांजा है, मैं सत्य, रैशनैलिटी लेके चल रहा हूं आर्गेनॉन की, मेडिकल साइंस की, तो मैं अपने सीनियर के थ्रू जाना पसंद करूंगा।
ऐसा नहीं था कि हनीमैन सर ने पढ़ा नहीं, उन्होंने हॉरेस को पढ़ा, उन्होंने कांत को पढ़ा हुआ है। Even there are some evidence that he was very influenced by the Eastern philosophies of medical science. उन्होंने 8 लैंग्वेज में अलग अलग हजारों चीजें पढ़ी है, बट उन्होंने गैलर्ट को पसंद किया क्योंकि दे बोथ बिलोंग टू द सेम इंस्टीट्यूट जहां पे उनके बेस रखे गए। और गैलर्ट वाज लाइक रेवोल्यूशन ऑफ हिज टाइम। बाइबल के इक्वल उनकी स्टोरी बुक्स, सॉरी पोएम बुक्स भी की है। इतना फेमस नाम था। और उनको अपने फर्स्ट एडिशन को, वो उनका पहला बच्चा था ऑर्गेनो, तो उसको लेके उनको अलग ही फील था। और इसीलिए आपको हनीमैन आर्टिस्टिक ज्यादा मिल रहे हैं। फर्स्ट एडिशन आप देखोगे ना तो आर्टिस्टिक वर्जन मिल रहा है उनका, और इसीलिए वो स्टांजा वहां पे। तो ये जो है ना, ये एज अ स्टूडेंट, ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, ग्रेटिट्यूड टू द सीनियर, ग्रेटिट्यूड टू हिज ओन फादर, ग्रेटिट्यूड टू द कर्मा, ग्रेटिट्यूड टू इवन द कंडीशन विच आर वर्सन अप फॉर हिम, ही वॉज ऑलवेज स्टेबल। दो टर्म्स, होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी। मजे की बात यह है कि जो लोग बोलते हैं कि एलोपैथी है हम लोगों की है, एक्चुअली एलोपैथी गाली है। अपनी लैंग्वेज के हिसाब से एलोपैथी गाली है कि जिसका कोई रिलीवेंस नहीं है उसको एलोपैथ बोलते हैं। टर्म हमने ही दी है, लगाई हम पे ही जाती है। और दोनों के रेफरेंस मैंने लिखे हुए हैं, आप आराम से चेक कर सकते हो। 1810, 1816, 1816 से पहले है, पर मुझे उसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। ये एविडेंस जरूर मुझे मिला है तो मैंने ऐड किया। क्वैकरी, मेडिकल फील्ड में क्वैकरी शब्द का पहला पहला उपयोग किसी मेडिकल पर्सन ने किया हो इन एनी साइंस, वेदर इट इज मॉडर्न मेडिसिन, ओल्ड मेडिसिन, एंशियंट मेडिसिन, ग्रीक प्रैक्टिस, हुएवर, क्वैकरी शब्द शब्द जो है वो यूज ही मास्टर ने पहली बार किया। और आयरनी ऑफ द लाइफ देखिए, नाउअडेज सुडो साइंस बोल के यही लेबल हमें चिपकाने की कोशिश की जाती है, जो लेबल हमने इनको दिया। सो एलोपैथी को लेके मेरे टीचर भी बोलते थे, और मैं भी हमेशा फील करता हूँ, उनका एक सिंपल मोटो है, वैसे उनका कोई एक्सियोम नहीं है, पर हमारे गुजराती में बोलते हैं सारू ए मारू, मारू ए सारू, मतलब जो अच्छा है वो सब मेरा है, और मेरा जो है ना वो अच्छा ही है। ये उनका मोटो है, कुछ भी नया मिलेगा वो लेंगे और सीखेंगे। और इसीलिए हमारे सर बोलते थे कि पिछले 250 साल में एक होम्योपैथ या होम्योपैथी होम्योपैथी से जितना नहीं सीखी है ना, उतना एलोपैथी होम्योपैथी से सीखी है। 200 साल पहले अगर आपका ब्लड प्रेशर अप है ना, तो एक या दो कंटेंट मिलेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने क्वैकरी लिखा। एलोपैथी ने वो सीखा, और आज आपको एसी इनिबिटर, एआरबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अल्फा बीटा ब्लॉकर और वासोडाइलेटर्स, 1000 टाइप की इंडिविजुअल मेडिसिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन मिलेगी। कि हार्ट रेट ज्यादा है और बीपी ऊपर है तो भाई इसको मेटोप्रोलोल लगेगा। हार्ट रेट ओके है, बीपी ऊपर है, पर थोड़ा बहुत कार्डियक कंडीशन है जिसको रामीप्रोल दो। क्यों? क्योंकि भाई वो कार्डियक मॉड्यूलेशन करेगी। नाउ व्हाट इज दिस? This is individuality. They learned from homeopathy. They took this label as a quackery and they improved it. It was started by master, and because of our ignorance, they improved it, and we are going in combinations, we are going in collections, we are going in patent. हम एलोपैथ होते जा रहे हैं, एलोपैथ होम्योपैथ होते जा रहे हैं। उनका कोर्स सेम है, पर उन्होंने कवरिंग जो है काफी होम्योपैथी का ले लिया, और हम उनके जैसे हो रहे हैं कि भाई खांसी है सिरप दे दो, ये है ये दे दो, वो है ऑइंटमेंट दे दो। मास्टर ने कहा अलाउड किया है भाई, उसी को तो उन्होंने मॉन्ग्रेल सेक्ट बोला है 2 जगह। मुझे थ्रू आउट कॉलेज टाइम में पढ़ाया गया कि मॉन्ग्रेल सेक्ट सिर्फ 149 में, देयर आर 2 वर्ड्स वेयर मॉन्ग्रेल सेक्ट वाज यूज्ड। सो दैट शोज द डेप्थ वी आर लर्निंग इन अंडर ग्रेजुएट। और एक बार ऑर्गेनन शांति से पढ़ते हैं ना, दैट इज जस्ट फ्यू डेज ऑफ मास्टर, बट जब मास्टर को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ऑर्गेनन में क्यों यहाँ पे ऐसा लिखा है। सो मिथ बीइंग एज अ ट्रांसलेटर, हमको पढ़ाया गया कि भाई वो गरीब हो गए थे इसलिए ट्रांसलेट करते थे बुक, ये वो। ना भाई साहब, जब उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ी ना, उसके 1 साल बाद उन्होंने आर्सेनिक पॉइजनिंग पे आर्टिकल डाला। बेस्ट सेलर था उनके टाइम का टॉक्सिकोलॉजी में, बेस्ट सेलर ऑन पॉइजनिंग बाय आर्सेनिक, इट्स ट्रीटमेंट एंड फॉरेंसिक डिटेक्शन। और आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, सेम आर्सेनिक के कंसेप्ट को लेके सालों बाद नेपोलियन बोनापार्ट, द फेमस फ्रेंच फ्रेंच वॉरियर और डिक्टेटर, वॉट एवर पीपल टेल हिम, सेंट हेलेना पे मर गया ना, उसके बाल, उसके नाखून, उसमें से आर्सेनिक को निकाल के उसकी प्लेट के ऊपर की गई कारीगरी से निकाल के उसको जो किया ना, उसका प्राइमरी कंसेप्ट इस बुक में से निकला है। और आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इट इज ऑलवेज देयर। सेकेंड, उसके नेक्स्ट ईयर डिमाकीज आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट, ये जो ओरिजिनल फ्रेंच में थी,
जिसका ट्रांसलेशन मास्टर ने किया। और ये एक ऐसी बुक है कि इसका ट्रांसलेशन इसके ओरिजिनल से ज्यादा बिक गया, क्योंकि उन्होंने हजारों भूलें सुधारी इस बुक में से। ही वॉज सन इन लॉ ऑफ केमिस्ट, लव इन लविंग लैंग्वेज वी कॉल हिम सन इन लॉ ऑफ केमिस्ट्री। तो उन्होंने दिमाकीज आर्ट जो थी उसको इतना करेक्ट किया कि ओरिजिनल बुक से ज्यादा ये बुक बिकी। अब आप सोच लो, आज आपकी कोई बुक बेस्ट सेलर है, गरीबी कहां से होगी। और क्यूलन मटेरिया मेडिका तो 1790 में आई, मैं बात कर रहा हूँ 85 86 87 की, उससे 3 साल पहले। सो ट्रांसलेशन वॉज नॉट लाइक उनकी मजबूरी थी, वो उनका शौक था। वोकेशन एवोकेशन का डिफरेंस था। आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हो, आपने जो संतुष्टि के लिए सीखा है वो आगे जाके आपको पैसा दे रहा है। तो ये चीज यहां से सीखनी है। हर घटना जो मास्टर की है वो आपको लाइफ लेसन देगा। ऑडेस अपेरे, लकीली जिस संस्था के थ्रू हम लोग ये सब सीख रहे हैं, उस संस्था का खुद का मोटो है ऑडेस अपेरे, डेयर टू स्पीक, डेयर टू बी वाइज। ऑडेस अपेरे किसको बोलते हैं हम लोग? आपको पता है मेरे को है ना आयरनी क्या लगती है, ऑडेस अपेरे आप ओरिजिनल एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन लेंगे ना, तो उसमें एक पूरा पेज है और उसमें 2 शब्द लिखे हो ऑडेस अपेरे। आज के जमाने में आप कोई भी रिसेंट पब्लिश्ड बुक लेंगे ना, एक ही पेज में बीच में ऑडेस अपेरे सेट करके दे दिया गया। मतलब इतनी गरीबी आ गई है कि हमारे उस एक पेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। वो माइंडसेट का जो डिफरेंस है वो मुझे हनीमैन सर में दिखता है। उन्होंने पूरे पेज पे सिर्फ 2 शब्द क्यों लिखे होंगे? फर्स्ट एडिशन, आर्टिस्टिक, पहला बच्चा, बहुत प्यारा, बहुत सहज के दिया, बहुत आर्ग्यूमेंट है। उनके अपने दोस्तों ने उनके साथ आर्ग्यू किए। कौन से दोस्त? यूफ्लैंड, वो जर्नल जिसमें पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसने विरोध किया। रॉबी, हाँ, हेरिंग को जिन्होंने भेजा था आर्ग्यू करने के लिए हनीमैन के ऑर्गेनॉन पे, एंटी ऑर्गेनॉन लिखने के लिए, रॉबी वाज आल्सो इन टच विद हनीमैन व्हेन हनीमैन वाज अ प्रैक्टिशनर, एंड दैट वाज नथिंग बट अ प्रोफेशनल जेलेसी, जिसकी वजह से रॉबी ने हेरिंग को भेजा। वरना रॉबी को क्या लेना देना किसी के होम्योपैथी से? दैट वाज अ पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल वेंजेनेंस। तो ये 2 लोग जो थे, इन्होंने हनीमैन को काफी डेंट किया। और इसीलिए आप एफोरिज्म 8, एफोरिज्म 8 फ्रॉम द 4th एडिशन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर मेंशन है फुटनोट में, यूफ्लैंड ने ऐसा लिखा है कि होम्योपैथी रिमूव्स द सिम्टम्स, डिसीज रिमेन्स, और उसका जवाब लिखा है उन्होंने एफोरिज्म 80 में, मयाजम वाला चैप्टर, जहां पे मयाजम को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया है सूरा को उन्होंने, आफ्टर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ 12 years। दोनों फुटनोट फुटनोट रिलेशन है। दैट इज ऑडेस अपेरे, दैट इज ऑडेस अपेरे। डेयर टू बी वाइज डजंट मीन कि ओपन माउथ हो जाना, हार्ड माउथ हो जाना, कुछ भी बोल देना, नहीं। जवाब दूंगा, सही से दूंगा, लॉजिक के साथ दूंगा, मेरी मेहनत करके दूंगा। मुझे 12 साल 1816 में किसी ने मेरे बारे में लिखा है कि ये गलत है, तो मैं 1828 में भी जवाब दूंगा, पर दूंगा। 9 साल लगे उनको सेकंड एडिशन लाने में। और फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन जो है ना, उसके बुक के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, बुक के नाम में रैशनल हटाना पड़ा, क्योंकि पब्लिकेशन ही नहीं कर रहा था कोई। पर ये शब्द आया कहां से? ये ऑडेस अपेरे का माइंडसेट आया कहां से? रोमन हॉरेस, उसकी एक बुक है ऑडेस। ये जो है ना, हॉरेस का ये ऑडेस अपेरे, ये हनीमैन ने पहली बार जब वो स्कूल में थे, तो पास में एक चर्च है, चर्च ऑफ आफ्रा, नियर बाय चर्च, जहां पे वो प्रेयर के लिए जाते थे, वहां की वॉल पे लिखा हुआ देखा। और वहां से ये वर्ड उनके दिमाग में रहा है कि सच बोलूंगा, हिम्मत से बोलूंगा, एविडेंस के साथ बोलूंगा, और एक्सपीरियंस के साथ बोलूंगा, एजम्पशन के साथ नहीं। गलत कभी एक्सेप्ट नहीं करना है। उनके अपने नजदीकी लोगों ने जब गलतियां की है ना, जैसे कि डॉक्टर मुलर फ्रॉम द लिप्जिग, उनके नियर एंड डियर वन थे, उनको उन्होंने उनकी गलती की वजह से हाफ होम्योपैथ बोल दिया है कि भाई नहीं चाहिए मुझे, नहीं करूंगा मैं ये सहन। दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ मास्टर। वो ऑडेस अपेरे सिर्फ किताब में लिखे 2 शब्द नहीं है। तुम मेरे पे अगर केस करोगे, लिप्जिग में 1811 में हनीमैन पे केस हुआ, द फेमस लॉ सूट ऑफ एपोथिक्रेसी, क्योंकि एक रूल था यूरोप में कि डॉक्टर सिर्फ दवाई लिखेगा देगा फार्मासिस्ट। हनीमैन वाज द ओनली डॉक्टर इन द यूरोप हु वाज प्रिस्क्राइबिंग हिज ओन मेडिसिन। और वो केस 9 साल चला, 9 साल चला प्लस माइनस वो केस, फर्स्ट अपील सेकंड अपील, केस हार गए वो, फिर से लड़े। फिर उस केस में उनको सिर्फ 20 थैलर, मतलब आज के जमाने के हिसाब से 200-2000 रुपए का पेनल्टी लगा। ही डिनाइड क्लियरली, मैं 2000 रुपया भी नहीं भरूंगा। दैट इज ऑडेस अपेयर ऑफ मास्टर।
उन्होंने फिर से अपील किया, उन्होंने कोर्ट में अपील किया, किंग की कोर्ट में अपील किया, और वो पेनल्टी रिवर्ट करवाया, और स्पेशल प्रोविजन पे उन्होंने वो रूल बनवाया कि भाई दवाई मैं खुद दूंगा। और उस दिन एक शब्द का उद्भव हुआ, डिस्पेंसरी। जो आज हम शब्द पढ़ते हैं ना, डिस्पेंसरी, ही इज द फादर ऑफ डिस्पेंसिंग मेडिसिन बाय द फिजिशियन। जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी करने के बाद, या कोई एमबीबीएस करके भी जनरल प्रैक्टिस कर रहा है और खुद के ड्रॉअर से अगर निकाल के दवाई दे रहा है ना, तो भाई उसको ड्रॉअर में फोटो तो रखना ही पड़ेगा मास्टर का। क्योंकि वो हक जो पहली बार किसी डॉक्टर ने कमाया, वो था सैमुअल क्रिश्चियन गॉटफ्रीड हनीमैन। उसने वो केस जीता, उसके बाद यूरोप में वो हक मिला। उनके रिमार्क दिखा दिखा के, उनके जजमेंट दिखा दिखा के दुनिया के दूसरे डॉक्टरों को, दूसरे रीजन्स को परमिशन मिली। दैट इज ऑर्डर सपेरे ऑफ मास्टर। मुझे गलत घर दिया है, मुझे सही दिखा के नहीं दिया। लॉ सूट लड़े वो फिर से। हनीमैन के फेमस 4 लॉ सूट्स है। हम सबको एक ही के बारे में पता है, हमें किस हिस्ट्री में एक ही मिलेगा। आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, 29 टाइप ऑफ बायोग्राफी है हनीमैन सर की। हैरिंग से लेके काफी लोगों की है, छोटी बड़ी। ऑथेंटिसिटी क्रॉस चेक करने में टाइम लगता है, बट इट कोरिलेट्स व्हेन यू गो थ्रू द हिस्ट्री। दैट इज माय मास्टर्स ऑर्डर सपेरे। इट इज नॉट ओनली 2 वर्ड्स। मैं ऑर्गेनॉन में करूंगा, मैं होम्योपैथी में तो करूंगा, बट व्हाट आई एम प्रीचिंग टू द वर्ल्ड, आई एम लिविंग इट। दैट्स व्हाई ही नेवर एक्सेप्टेड रॉन्ग। 1801 में आप देखिए, लैंडलॉर्ड नेबर्स, गलत दे दिया है तुमने मेरे को, उसमें कुछ आगे पीछे किया है, नहीं छोड़ूंगा। 1804 में फिर से प्रॉपर्टी खरीदी, भाव में हारफेर हो गया, फिर से लड़े। और 1819 से 21 तक जो उनकी अपील्स चली फेमस, 20 थलर पेनल्टी, किंग ऑफ सेक्सोनी से लड़ूंगा पर नहीं दूंगा। और एंड में जीत के निकले, डिस्पेंसरी वर्ड लेके निकले। और पता है उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? आप लोग बोलते हो कि हमारी दवाई गलत है, हमारी दवाई में कुछ है ही नहीं, आप लोग बनाते ही नहीं हो, डिस्पेंस किसके थ्रू करवाओ? क्योंकि वो लॉ सूट ऐसी जगह फंस गया था कि अगर कोई एपोथेकेट बोलता कि दवाई तो हमसे ही लेनी पड़ेगी, तो हनीमैन सर बोलते थे ओके, 1/50,000 ड्रॉप ऑफ बेलेडोना दे देना इस पेशेंट को। अब जहां ग्राम पे भाव चलता हो, वहां 50,000 भी बूंद कैसे देगा कोई एपोथेकेट? तो दिस इज द ब्रेन ऑफ मास्टर। ऐसे ही बॉनिंग हुसैन उनके फैन नहीं हुए, सिर्फ टीबी ठीक हो गया इसलिए बॉनिंग हुसैन फैन हो गए, नहीं। उन्होंने मास्टर से जो लेटर्स पढ़े हैं, उनकी जो बातचीत हुई है, ही वॉज एट द लेवल ऑफ जज। बॉनिंग हुसैन, वन बॉनिंग हुसैन मास्टर से क्यों इंप्रेस हुए? बुद्धि क्षमता, जर्मन, और उसमें भी मेटिकुलस जर्मन, nobody can reach up to the level. So this is Ode Sapere stories which everyone should know. It is not about only second edition, it is the whole story. अकेले Ode Sapere पे 2-3 घंटा चलता है आराम से। ये तो सिर्फ मैंने हाइलाइट्स दी है। 80 साल की उम्र में 35 साल की महिला से शादी करना मूर्खता लगेगी, बट इट वॉज अ वाइज डिसीजन। ही कैन लुक अपॉन द फ्यूचर कि मेरी उम्र हो चली है, होम्योपैथी को एक अच्छा सपोर्ट चाहिए, मुझे कंपेनियन चाहिए, तो मैं अच्छे से काम करूंगा। और इसीलिए लास्ट के जो 8 साल है ना, वो होम्योपैथी के और हनीमैन के गोल्डन एरा ऑफ होम्योपैथी है। होम्योपैथी के गोल्डन एरा दो है, एक 1825 से लेकर 1829, एक 1835 से लेकर 1843। 3 साल और 8 साल, इन 11 साल में जो होम्योपैथी इंप्रूव हुआ है ना, बाकी के टाइम पे आपको नहीं देखने। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मास्टर। वो जो शादी का डिसीजन, सबसे बड़ा बेटा चार्ल्स हनीमैन घर छोड़ के चला गया, उन्होंने बोला बेटा जहां है वहां खुश रहे, और ये डिसीजन लेना पड़ेगा। निकलते वक्त बच्चों को 40,000 थैलरी की संपत्ति देके गए पेरिस जाने से पहले। तो ना तो मेरा मास्टर गरीब था ना डरता था, और उस जमाने की बात। सो ऑडे सपेरे डजंट मीन कि सिर्फ बुक में आए चेंजेस, इट इज दिस एज अ फ्रेंड। अगर आप लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हनीमैन पढ़ेंगे, उसमें हाउ टू लिव अ चीयरफुल लाइफ करके एक लेटर है जो हनीमैन ने अपने कोथेन, इफ आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग रिकॉल में, कोथेन में अपने टेलर फ्रेंड को, मतलब हनीमैन के सूट जो सिलता था, उससे उनकी दोस्ती हो गई थी। तो मतलब उसका मिलनसार स्वभाव वहां आपको पता चलता है कि आप वो शहर छोड़ के जा चुके हो, एज ए डॉक्टर रहे हो, शहर छोड़ के जा चुके हो, फिर कोई टेलर आपको लेटर लिख रहा है कि यार आप मजा नहीं आ रहा है, आप आते थे, कुछ बात होती थी, कुछ सीखने को मिलता था, मजा नहीं आ रहा। उसके जवाब में ये लेटर उन्होंने लिखा है कि जिंदगी को खुशी से कैसे जी। आइडियली वो लेटर पूरा यहाँ लगाना चाहिए, उसको हाईलाइट करना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए। आज भी साइकोथेरेपी में, डिप्रेशन में, डल कंडीशंस में, डाउन कंडीशन में वो लेटर पढ़ेंगे ना आप, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, प्रैक्टिस खुलेगी आपकी। मेरे कैरियर के मोस्ट 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 डीपेस्ट डार्केस्ट एरा में भी मैंने वो लेटर पढ़े हैं बार बार, क्योंकि और कौन है जो मुझे होम्योपैथी सिखाएगा? तो एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड,
वो ये नहीं देखते थे कि कौन अमीर है कौन गरीब है, टेलर है खाली सूट सिलता था, पर लेटर लिखा और ऑफिशियली उनके रिकॉर्ड्स में वो निकला है, इस बुक में ये लेटर मिलेगा। ऐसे ही लेटर उन्होंने स्टाफ को लिखे हैं जो कभी उनका स्टूडेंट हुआ करता था। क्रॉनिक डिसीज पब्लिश करने से पहले 1-1.5 साल पहले उनको भेज दिया था कि देख भाई ये दुनिया के सामने अभी दे नहीं रहा हूं, तू मेरा बच्चा है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मैं तेरे को ये दे रहा हूं, तू ये प्रैक्टिस में डाल, इससे तेरी प्रैक्टिस सुधरेगी। और ये आप आराम से इजीली नेट पे डायरेक्टली अवेलेबल है स्टाफ का लेटर। तो उन्होंने बोला है कि तुम दुनिया के सारे होम्योपैथ से 1-2 साल आगे चलोगे। मैं अपनी ये जो जो नई डिस्कवरी है क्रॉनिक डिसीज की, ये आपको दे रहा हूं। तो आई थिंक 8:25 हो गए हैं, और अभी तो शायद मैं सिर्फ प्रीफेस समा ही बांध पाया हूं इस चीज का। तो कैन वी कंटिन्यू फॉर 5 मिनट्स मोर? ये कंटिन्यू कीजिए, बहुत ही मैथमेटिक्स। Yes, sir, you can. ओके, थैंक यू, थैंक्स। तो एक दोस्त के तौर पे रॉबी जो है ना, इसकी स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है। और दो दोस्त जब अलग अलग दिशा में आगे बढ़ते हैं, एक खुले दिल से है और एक थोड़ा बहुत रह गया। तो आज कहीं मैंने मुश्किल से ये नाम बता दिया, वरना किताब में एक छोटा सा नाम बन के रह गया रॉबी, कोई नहीं पहचानता, टैलेंट की कमी नहीं थी। पर भेजा हैरिंग को, उन्हीं को बूमरैंग हुआ। और हैरिंग के साथ जो रिलेशन हनीमैन ने शेयर किए, हैरिंग ने बायोग्राफी लिखी है हनीमैन की, पढ़ने जैसी है। जहां तक हनीमैन जानते थे, जहां तक हनीमैन को वो जानते थे, वहां तक लिखी है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, बहुत प्यारी है। हनीमैन को गरीबी कहां से आई, मैं सिर्फ यहां तक लाऊंगा। 1800 में मॉलन टाउन में वो सेटल हुए, क्योंकि केमिस्ट्री में आगे थे। हनीमैन सर काफी काम कर रहे थे, पर साइड में उनका बिजनेस माइंड चल रहा था, केमिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे। उन्होंने एक एक पाउडर बनाया कुछ प्रोसेस करके, जिसका नाम रखा अल्कली न्यूम, जिसमें काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी स्किन डिसीज को लेकर, जो उन्होंने दिल खोल के बेची, काफी ऊंची कीमत में बेची। सीन ये हुआ कि थोड़े टाइम बाद एक फ्रेंच केमिस्ट ने साबित किया कि जो चीज वो अल्कली न्यूम के नाम पे बेच रहे हैं, वो और कुछ नहीं पर प्योर फॉर्म ऑफ बोरेक्स है। हनीमैन यहाँ गच्चा खा गए थे, वो कुछ टेस्ट करना भूल गए थे। उन टेस्ट में साबित किया, एमएकेस हिस्ट्री में क्लियरली आपको मिलेगा अल्कली न्यूम का चैप्टर। एमएकेस की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी, उसमें क्लियर है ये चैप्टर। बोरेक्स साबित होने पे हनीमैन ये बोल सकते थे हो गई तो हो गई गलती। big number of amount he has invested in raw material, big number of amount he received from the customers, और बाकी का उन्होंने जो खर्च किया था, एक बार सोचे बिना अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स खुली करके, हर वो क्लाइंट, हर वो कस्टमर की जो आया उनके पास, जिसने अल्कलीनियम खरीदा था, एक एक आदमी का पैसा उन्होंने वापस दिया। जिनके थ्रू उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉस हुआ उन्होंने पे किया। इसलिए उनको पैसे की थोड़ी सी किल्लत उस वक्त में लगी। ये जो 6-8 साल थे, ये थोड़े से उनके टफ गए। ये जो एरा है ना, इसी को अपन हाईलाइट करते हैं, हनीमैन गरीब, हनीमैन गरीब। हनीमैन ने बिजनेस किया था, पर उन्होंने उसमें अपनी एथिकल साइड, इसीलिए मैंने आगे बिजनेस मैनेजमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन शो किया है। और उसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा बजाज ग्रुप। आफ्टर आफ्टर starting of the motorbikes, gear bikes, scooters were diminished, disappeared from the market. फिर सडनली वर्ल्ड कप में 1999 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सडनली एक एड आती है, इट्स हॉट करके, दिशा माकानी जो अभी ये बनती है दया भाभी, वो बजाज ने लॉन्च किया था। पहले मॉडल का नाम क्या था आपको पता है? स्पिरिट। अब ऑब्वियस है, भूत के नाम पे तो रखा नहीं है। बजाज फैमिली इज हार्डकोर फॉलोअर ऑफ होम्योपैथी, और आपको इंटरव्यू मिल जाएगा उनका कि उन्होंने बोला है कि हमारे बिजनेस में इसका इन्फ्लुएंस, और वो इन्फ्लुएंस का कोरिलेशन यहाँ पे, हु इज यूजिंग स्पिरिट इन द होल मेडिकल साइंस और इन द होल मार्केट? ओनली वन प्रैक्टिशनर, ओनली वन पर्सन, हनीमैन, एंड हिज फर्स्ट मॉडल ऑफ द बजाज कंपनी, first gearless scooter who changed the whole market in the future, Activa, Blazer, whatever. Gearless first scooter जो लॉन्च किया बजाज ने, it was Spirit. That is the correlation of the market. So ethics को लेने के बाद खुद का बिजनेस उन्होंने रिवाइव किया, दूसरों का किया। 1806 में जिस बंदे का बैंक बैलेंस 0 हो गया था, 1843 में 40 लाख यूरो और फ्रैंक में कन्वर्ट हुआ। तो दैट इज द बिजनेस एथिक, और ये थी मिस्टेक ऑफ मास्टर। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ उनका अच्छा अच्छा वो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, नहीं, मास्टर ने भूल की तो वो सीखनी है। आप प्रोडक्ट लॉन्च करें तो आपको सीखना है कि कहाँ गलती हुई है, क्योंकि होता है हमको स्टीरॉइड स्टीरॉइड बोल के डराया जाता है। आप में वो गट्स चाहिए कि आप जो माल ले रहे हैं वो क्या है, आपकी मेडिसिन की जेन्युइननेस। उन्होंने जो जेन्युइननेस ऑफ मेडिसिन का जो एफोरिज्म लिखा है ना, उसकी शुरुआत यहां से हो गई थी। ऑर्गेनॉन के पहले एडिशन से जेन्युइननेस पे उन्होंने फोकस किया। क्यों किया? ये घटना उनके साथ हो गई थी। हर एफोरिज्म की अपनी एक कहानी है,
ऐसा नहीं था कि रात को आए और हिपोक्रेटस उनको दे के चले गए। नहीं, आप 206 खोलेंगे, पहली लाइन एजीदी की स्टोरी है। आप एफोरिज्म 6 खोलेंगे, कांत का ट्रांसेंडेंटल उसमें है, अधिभौतिक अवस्थाओं की बात है उसमें। फर्स्ट एफोरिज्म आप खोलेंगे, मिशन जो है, कॉलिंग जो है, बैरूफ जो है, उसकी अपनी स्टोरी है। हर एफोरिज्म की अपनी स्टोरी है। ये स्टोरी है जेन्युइननेस ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म्स की, कि फिजिशियन को सब माफ है, उसको ये मेडिसिन के साथ की छेड़छाड़ माफ नहीं है। 20% 30% के लालच में नहीं जाना है, अच्छे से काम करना है। ये मिस्टेक मास्टर ने हमको सिखाई, एज ए प्रैक्टिशनर हम सीखे। और फिर जाके हम धीरे धीरे धीरे, बोलते हैं ना कि आप मास्टर का 0.001% हो गए तो भी आप इनफ है। तो यहां मास्टर ने सिखाया। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे मुझे मास्टर को लेके थोड़ा वो भी हुआ कि यार क्यों दिए पैसे। फिर समझ में आया, वो पैसा देने की वजह से सब अटक गया, सारा एंटी होम्योपैथी एटमोस्फियर अटक गया। क्योंकि आर्टिकल ऐसे बनते थे, होम्योपैथी फाउंडर फाउंड गिल्टी इन बोरेक्स स्कैम। ये आर्टिकल कभी छप ही नहीं पाए, और उसको उन्होंने पब्लिसिटी भी की है कि भाई मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए उन्होंने इस चीज को लेकर न्यूज़पेपर्स। सो दैट्स हाउ मास्टर मेड मिस्टेक। गलती सबसे होती है, आप सुधारते कैसे हो और आप क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। ये मैं मास्टर से सीखा कि प्रैक्टिस में, मेरी प्रैक्टिस में मैं सीखा कि अगर मुझसे रिजल्ट नहीं आ रहा है, केस समझ में नहीं आ रहा है, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपीडी में 1-2 कंसल्टेशन नहीं लोगे, निकल जाएगा। उससे ना तो बंगलो बन रहा है ना बिगड़ रहा है, बट पेशेंट को एक ट्रस्ट रहेगा कि ये कम से कम पैसे के लिए तो नहीं ले रहा है मेरा केस। तो टोटल रिफंड मेरी प्रैक्टिस में 3 बार किया है मास्टर से सीख के, कि मुझे लगा कि पेशेंट नहीं ठीक होगा, भाई तूने 1 महीना 1 साल जो भी पेमेंट लिया है, नेक्स्ट टाइम आना मुझसे लेके जाना है। So this mistake taught me this in my life, and that is the story which give me confidence. जीरो बैंक बैलेंस पे वो वापिस आ गए, तो मेरा जीरो तो नहीं होगा 2-4 पेशेंट से, तो थोड़ा बहुत रिस्क एज ए बिगिनर तो मैं ले ही सकता हूँ। So that's how I learned from his alkaline neum, and these 2 words are belonging to Hippocrates, neum, bile and phlegm. So वो जो कोरिलेशन है वो बहुत प्यारी स्टोरी की, न्यूम बना कैसे। हाँ, थैंक यू। यस सर। मोस्ट मेस्मराइजिंग स्पीच। और मैं लकी हूँ कि आज मैं आपका पूरा सेशन को सुनने के लिए मुझे अभी इस मीटिंग को मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था, करने का था, लेकिन संजोग से मुझे आपका लेक्चर सुनने के लिए मुझे भगवान ने जोड़ दिया। थैंक यू सर, मास्टर्स ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस। हाँ, ये आप मेरा मास्टर ब्लेसिंग्स तो मुझे मिला आपके आने से, ये लेक्चर। और इट इज वन ऑफ द मोस्ट मेस्मराइजिंग लेक्चर दैट आई हर्ड लिसन इन दिस फोरम। एंड थैंक यू सर। चूंकि हमारा समय पूरा हो चुका है, हम लोग और आगे नहीं बोल सकेंगे। हम लोग आपको थैंक्स देते हैं, और 15 तारीख को फिर हम लोग आते हैं, ठीक है? श्योर सर, 15 तारीख को आप तो फिर आ ही रहे हैं, तो सभी लोग 15 तारीख को फिर से ज्वाइन कीजिए। इतने अच्छे स्पीच और इतना जो कि कभी आपने इतिहास को जानकारी नहीं मिला हो, सुने होंगे, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। डॉक्टर मनीष, आप नाउ यू कैन हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर धनेश। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सच में बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड मैंने आपका IGHSR का वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर वाला पढ़ा था, बट रिसेंटली मतलब आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने लास्ट वो सुना था ना, द मैन वी नो लेस अबाउट, तो उसके बाद से मुझे सुनने में इंटरेस्ट था, बट सीरियसली बहुत अच्छा लगा। मैं 15 को श्योरली ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज इसी तरीके से IFPH के साथ जुड़े रहें और हम लोग का मतलब ज्ञान बढ़ाते रहें। एंड that's all for the day, and the time is now for the English session. Manish ji, can I say one word? Prashant. You can talk in Hindi session, English session, sir.